हिंदुस्तान जिंक सर, प्रदीप सर जरा चेक कीजिए चांदी के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैं चाहूँगा इस पर आपकी भी टिप्पणी रहे अमित सर, क्योंकि जो है ना ये चांदी सोने को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अभी कैसा लग रहा है सर आपको हिंदुस्तान जिंक, ये भी आप देखिएगा और सिल्वर पे जरा राय दीजिएगा। पहले जरा प्रदीप सर। सर देखिए, मोटा मोटा अभी 510 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 533, इसके ऊपर क्लियर कट ब्रेकआउट पॉसिबल है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है एज ए शॉर्ट टर्म व्यू आप बने रहिए बिल्कुल। यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली आप 485 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मुझे लगता है कि 433 तक तो जाने का हाई पोटेंशियल भी इसमें है। और अगर 433-35 ब्रेक होता है तो फिर से जो न्यू रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 533 बताया, सॉरी 433 नहीं होगा, वो 533 होगा। अगर 533 ब्रेक होता है उस केस में आपको 575 580 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है जी। ये बात जो है निकल के आई है हिंदुस्तान में। सर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी क्या राय रहेगी सिल्वर को लेकर के अभी, और कितना तेज रहेगा सर? अभी तो मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, आपकी सारी प्रेडिक्शन हिट हो रही है। उस पर गोल्ड पे मैं देख रहा था ग्रुप में एक से एक आपने धुआंधार प्रदर्शन किया। जी सर। जी सर, पहले सिल्वर को बोल देता हूँ। सिल्वर अभी 1,89,000 के आसपास चल रही है, इसमें अभी भी पोटेंशियल है। मुझे ऐसा लगता है कल के सेशन में, आज जब एफओएमसी के रिजल्ट्स के आउटकम आएंगे तो शॉर्ट स्क्वीज को और परेशान करने के मौके मिलेंगे। तो हो सकता है बाजार 193 और 194 और प्रोबेबली 2 लाख को टेस्ट करता हुआ नजर आए आने वाले टाइम पर। बाकी हिंदुस्तान जिंक सर, इस महीने की जो ओपनिंग थी, आज हम 10 दिसंबर पे खड़े हुए हैं, 500 रुपए के आसपास की ओपनिंग थी, वहां पर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगले महीने की ओपनिंग जो थी वो 476 के नीचे की थी। तो जब तक 476 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक ये टेक्निकल बेरिश सेंटीमेंट बेरिश नहीं होगा बाजार। अगर ये 476 के नीचे नहीं जाता है और 501 502 के आसपास मिलता है तो वहां पर जरूर लेना चाहिए। 550 तक दिख सकता है। और अगर बढ़िया से अगर ये बेस मेटल्स और ये सब परफॉर्म करते रहते हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम पर हम इसको 640 तक भी देखें। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और सर हालांकि इस पर आगे भी हम बाकी अभी थोड़ी देर में अम्बाला जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। वोडाफोन को जरा आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। आज ये अपने एफपीओ प्राइस पर को जो आया था उस लेवल को इसने क्रॉस किया 11 रुपये 7 पैसे का। और हालांकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बढ़ी है और आनी भी चाहिए थी, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रिटेलर्स हैं। हायर लेवल पे जो है, हर लेवल पे एक मूव के बाद जो है यहाँ पर सेलर्स बैठ आ जाते हैं। प्रदीप सर, यहाँ पे लोगों को एक मतलब ऐसा मौका मिलता है 10-12% की रैली का, नीचे जाता है लोग खरीदते हैं, ऊपर 11 रुपये 10.5 रुपये, आज एक नए लेवल देखने को मिले 11.7। क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मुझे लगता है कि अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है और हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तभी जाके वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में आपको होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक बार 13-14 रुपीज़ हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये एक बार आएगा, लेकिन बहुत रिस्की स्टॉक है। जिनके पास पोजीशन है 9.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जी। जिनके पास है वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए हिंदुस्तान कॉपर पे एक व्यू ले लेते हैं। सर हिंदुस्तान कॉपर देखिए ज़रा अमित सर, चूँकि अभी क्या व्यू दे रहे हैं आप हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के? सर हिंदुस्तान कॉपर अभी 363 रुपए के आसपास चल रहा है, 362 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है इसमें भी एक तेजी बाकी है, लेकिन इसकी तेजी की कंफर्मेशन 390 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद आएगी। अगर ये 341 345 के आसपास मिलता है तो उसको लेना चाहिए 325 रुपए के स्टॉप लॉस से। 390 रुपए तक के पोटेंशियल फर्स्ट टारगेट होंगे। 390 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आने पर बाजार एक अच्छी खासी तेजी ट्रिगर कर सकता है, जो कि 500 रुपए तक एक्सटेंड कर सकती है जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए प्रदीप जी, शायद प्रदीप जी का डिस्क्लोजर रह गया, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रदीप जी जब दोबारा जुड़ेंगे तो फिर उनसे डिस्क्लोजर ले लिया जाएगा। तो इस बीच बाजार ऊपर से फिर से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और 25,880 का लेवल, अब 40 अंकों की बढ़त रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले 25,947 तक का हाई लगाया था, तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। हायर लेवल से फिर से जो है फिसलन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ही कहा जाए, बड़ा उतार चढ़ाव बाजार के अंदर। ये देखिए किस तरीके से हायर लेवल से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखना ये है कि अब सेकंड हाफ में क्या, जो अब तक के 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते रहे हैं उसी तरीके से सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी और क्या जो है 26,000 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे या फिर थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन वीएलए अम्बाला जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। अम्बाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आज की इस थैंक चर्चा में यू, जुड़ने गुड के लिए। मॉर्निंग अब जी। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की थीम को लेकर के, और वोडाफोन आइडिया को लेकर के व्यू जानना चाह रहे थे आपसे। आज 11 रुपये 7 पैसे का हाई लगाया है और फिर उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। क्या सजेशन आपका रहेगा? अभी अपना 52 वीक हाई जो है बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के अच्छे पैसे बन रहे हैं, क्या करें वो? देखिए, अगर आप इसको और थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, ट्रेडिंग रख लीजिए। मैं तो 9.5 रुपए के आसपास की एंट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि मिल जाए। 9 रुपए 70-80 पैसे तक ही गया, ये मिल जाती तो अच्छा रहता, बट स्टिल जो है, अगर आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं पहले से, तो आप एक ट्रेलिंग जरूर यूज कर लीजिए 10 रुपए पर, 10 रुपीज पर। अभी 10.76 पर है। सो विद दिस स्टॉप लॉस यू कैन स्टे कंटिन्यू इन दिस। बाकी अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना है तो 9.5 के आसपास ही फिर से देखेंगे, अभी नहीं। चलिए ठीक है मैम। अभी के लिए ये राय वोडाफोन को लेकर के निकल के आ रही है। अमित सर, ज़रा आपकी टिप्पणी जो है हम जानना चाहेंगे ज्योति सीएनसी को लेकर के। हाल फिलहाल में काफ़ी मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। आज भी हम देख रहे हैं 6-7% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। अगर आपको मिल गया हो तो मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी आज 6.25% ऊपर है। सर मैं एक दूसरा स्टॉक देख रहा था, उसमें कॉल देना चाहूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट अभी 1439 रुपए के आसपास चल रहा है जी। इसको बाय किया जा सकता है 1435 और 37 की रेंज पर। 1422 का स्टॉप लॉस होगा। 1465 और 1485 के पोटेंशियल टारगेट होंगे आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में। 1465 1485 है ना? और जी। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 1422 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 1422। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कॉल निकल के आई है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 से 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर खरीदारी करके रखने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 1422 रुपये 1422 के आसपास का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पर जो लक्ष्य है 1465 और 1485 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1439 के आसपास अभी चलता हुआ। ये थोड़ा 10 मिनट पहले का आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 1465 1485 ये दो टारगेट 1465 1485 और 1422 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, दो टारगेट के साथ। तो आगे भी इसको हम विजिट करते रहेंगे। यहाँ पर कोई मोमेंटम आएगा या किसी तरह का कोई परिवर्तन टारगेट या स्टॉप लॉस में हमारे एक्सपर्ट करेंगे तो हम इस पर जो है राय उनकी हम दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो टिप्पणी थी मेरी ज्योति सीएनसी, मैम जरा ज्योति सीएनसी एक बार देख लीजिए। सर ज्योति सीएनसी में जी 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 बताइए सर, आप ही बता दीजिए। ज्योति सीएनसी एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है अगले 2-3 महीने के लिए। ये ओवरऑल 937 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक 1070 और प्रोबेबली 1200 रुपए का कैंडिडेट बन रहा है। और आज तो इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। आज की जो बॉटम है 940 रुपए के आसपास की है। जब तक ये बॉटम नहीं करती तब तक ये तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। हो सकता है 1050 1040 के आसपास थोड़ा आके रुक जाए, एक्यूमुलेट करे और फिर 1200 की दौड़ लगाए। तो अगर किसी को लेना है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से 2-3 महीने के नजरिए से तो ले सकता है। 1040 के आसपास शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर ले कुछ क्वांटिटी का, और फिर बाकी की क्वांटिटी के लिए बाकी की क्वांटिटी को 1200 रुपए के लिए होल्ड करे। चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर केन्स को लेकर के निकल के आ रही है। और मैम अगली कंपनी, सॉरी केन्स को लेकर नहीं, जो है मैम आप जरा केन्स पे बात कर लेते हैं। केन्स पे जरा एक बार देखिए क्या व्यू आपका निकल के आ रहा है। केन्स को लेकर अभी क्या करना चाहिए? केन्स टेक्नोलॉजी लगातार टूट रहा है, लगातार टूट रहा है। कहाँ पे जाके सहारा मिलेगा? और यहाँ पे अब जो फंस गए उनके लिए निकलने के कोई चांसेस हैं भी कि नहीं? मुझे लगता है कि जो अभी जो इस भाव के आसपास में आ रहे हैं उनके लिए एक मौका है। ये टेक्निकल प्लस थोड़े से मॉडरेट फंडामेंटल्स के बेस पर आप इसको एक बाइंग ले सकते हैं। सेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे नहीं लग रहा है, तो मेरे लिए 4100 से ये एक बाइंग रेंज की ही लेवल है। 4100 से 4200 एक बार एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा 3900 के आसपास। एंड एक एक्यूमुलेटेड स्टॉप लॉस यहाँ पर 3400 का मेंटेन करके हम यहाँ पर 4600 से 5200 के लिए टारगेट कर सकते हैं। व्यू है अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का। ये बात यहाँ पर निकल के आई है केन्स को लेकर के। प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए जरा अब अगली टिप्पणी जो है लेते हैं सर से। और आज हम देख रहे हैं सर काफ़ी दिनों बाद कुछ एक शुगर स्टॉक्स में थोड़ी सी हलचल दिखाई दे रही है। बलरामपुर चीनी अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी एक राय जानना चाहेंगे कि क्या राय रहेगी? अभी कोई संभावनाएं हैं ये रैली कंटिन्यू होने की? 3.5% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। बजट नज़दीक है तो थोड़ा सा
फर्टिलाइज़र हो, शुगर हो, इन सब में बीच बीच में थोड़ी सी रिकवरी आनी बनती भी है। बलरामपुर चीनी कैसा लग रहा है सर? सर बलरामपुर चीनी अच्छा लग रहा है। कल का इसका लो पोस्ट हो रखा है 407 रुपये 25 पैसे के आसपास का। अगर ये वापस से करेक्शन में 420 422 के आसपास मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। 408 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से आगे आने वाले टाइम पर 444 और प्रोबेबली 454 और 464 यानी 444 454 464 तक का रेट दिख सकता है। 420-22 के आसपास एंट्री अच्छी होगी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। और अगली टिप्पणी जो है एक ऐसा शेयर है जिस पे आप दोनों की बड़ी विपरीत राय रही है और मैं चाहूँगा कि उस पर जो है आप लोग अपनी अपनी राय रखें। वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन पे पहले तो अम्बाला मैम आपकी राय, आप पॉजिटिव हैं और अमित जी नेगेटिव हैं। एक अभी दर्शक की टिप्पणी भी आई थी और वो कह रहे थे कुछ, मैं कोशिश करता हूँ उनकी टिप्पणी ढूंढने के लिए कि अमित सर ने कहा था कि कुछ बोला था उन्होंने। अब मैं ढूंढ करके अगर मुझे मिल गया तो मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज 44 और 33 के प्रोस्पेक्ट बताए थे। हाँ, कुछ ऐसा कुछ था कि कुछ काफ़ी नीचे का टारगेट दिए थे, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। लेकिन अब मैं मिस, वो चूँकि चैट बॉक्स इतनी तेज़ी से भागता चलता है कि वो थोड़ी मिस हो जाती चीज़ें। लेकिन अम्बाला मैम क्या करें अब, दोबारा मतलब कल थोड़ी सी जान आई और अभी क्या रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं इन लेवल से? 50, 51, 52 ये लेवल क्या फ्रेश एंट्री के लिए हो सकते हैं? और जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सबसे पहले तो ये 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वाला स्टॉक नहीं है, ये 2-3 साल मांगता है आपसे। और इस स्टॉक को प्ले करने के लिए आपको डेली का नहीं, वीकली नहीं, मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। नाउ अभी ये 52 पर है और अगर आप इसको ठीक और थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो 47 तक के आसपास ये आ सकता है एंड वहां पर हमें एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 2 से 3 साल का एक नजरिया लेकर के चले। फिर से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कंपनी की ना तो मार्केट शेयर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब मार्केट जो एक परसेंटेज होता है, इसकी ग्रो वाली कंपनी है। फंडामेंटली कोई कंसर्न नहीं बचे हैं, मैनेजमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, ये चलने के लिए आपसे समय की डिमांड कर रहा है। सो अगर आपके पास में देने के लिए टाइम है, पेशेंस है, तो आप इसमें अभी भी बने रह सकते हैं। एक बार एवरेजिंग का मौका आपको मिलेगा, पहले भी बोला था, अभी भी। अगर आप 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो 47 के आसपास आपको एवरेजिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ आप इसको एक आउटलुक एक 2-3 साल का लेकर के चल सकते हैं। ये अच्छा परफॉर्मर बनेगा आने वाले कुछ समय में। अच्छा मैम, ये मतलब ये एक बात तो है कि मतलब जब शेयर की चाल बदलती है तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस भी बदल जाता है। वजह क्या रही? मतलब रिजल्ट देखिए, मतलब कि रिजल्ट इस बार भी अच्छे रहे और मतलब रिजल्ट में कोई खामी नहीं है, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। ये शेयर चल भी अच्छा रहा, 6-7 रुपये से चल करके 86 रुपये तक गया। अब ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग गिरावट आई है, पर अभी गिरने की वजह क्या है? और मतलब कॉन्फिडेंस क्यों सबका लो हो जाता है, होता जा रहा है कि अब 47 तक भी आ जाएगा? हाँ, जो मेजर रीजन देखिए समझ में आ रहा है वो ये है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के फोकस तो है ही, लेकिन ज्यादा जो है सोलराइज्ड एनर्जी के बेस पर मार्केट का फोकस एंड जो ग्रोथ उस सेक्टर में दिखी है, वो बेस जो हमें विंड सेगमेंट की कंपनीज है वो ग्रोथ हमें यहाँ पर नहीं दिखी है। तो वो एक जो कंपैरिजन वाला सेंटिमेंट होता है ना कि हम सोलराइजेशन वाली कंपनीज में जाएं या फिर जो विंड मिल बेस्ड कंपनी है जो एनर्जी जनरेशन में काम कर रही है उस पर जाए, तो जो पेस ऑफ ग्रोथ है ना वो इस साइड ज्यादा दिख रहा है। इसी की वजह से इट विल टेक टाइम और इसको कैपेक्स लगेगा। गवर्नमेंट की जब खुद से कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी कि हमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, इस मॉडल ऑफ एनर्जी के सेगमेंट के ऊपर फोकस करना है, तब ये भागेंगे। तो इसीलिए जस्ट इट्स वेट एंड वॉच टाइप ऑफ थिंग्स। इस पर अमित सर की भी राय लेना चाहेंगे, लेकिन अमित सर की राय से पहले एक बार जरा निफ्टी देखना चाहेंगे। 25,850 फिर से टूटा है और ये टूटना कितना मतलब महत्वपूर्ण है भी कि नहीं है, ये जानना चाहेंगे। सर देखिए, इंट्राडे लो पे आता हुआ बाजार काफ़ी तेज़ी से फिसल रहा है। 25,822 का लो लगा करके अब 25,836 पे ट्रेड करता है। हालांकि फिर वहाँ से फिर से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब 3 पॉइंट की खाली गिरावट बची। अमित सर क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या? दोनों पे बोल दीजिए सर आप, सुज़लॉन पे भी और निफ्टी पे भी। जी सर देखिए, आज रात में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है उसकी वजह से आज वोलेटिलिटी ये एक्सपेक्टेड है, ये नॉर्मल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर टूटता है और बाउंस में क्लोज होता है, आज का हाई नहीं तोड़ता, तो कल गैप अप की कंफर्मेशन है। तो जब तक ये बाजार इस तरह से वोलेटाइल नहीं रहेंगे तब तक तेजी से डरेंगे नहीं लोग, और तेजी से डरेंगे तो तेजी कर नहीं पाएंगे, और तेजी कर नहीं पाएंगे तो बाजार गैप अप ओपनिंग देगा। सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पर आ जाती है सब कहानियां लगती है बोलने में, करना क्या है? अभी 25,840 के आसपास का भाव चल रहा है स्पॉट का।
अगर आज की क्लोजिंग 25,880 के ऊपर की आ जाती है तो ये बाजार कल गैप अप ओपनिंग होने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में बाजार में लोग साइड सब डायलेमा में रहेंगे, कहीं यार 200-400 पॉइंट टूट के ना खुल जाए, कहीं 100-200 पॉइंट बढ़ के खुलता है तो मैं कोई दिक्कत नहीं, महंगा ले लूंगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, बहुत बड़ा टूटता नहीं है और बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो गैप अप पक्का है। ठीक। और दूसरा सर सुजलॉन पे जो बात हो रही थी अभी, सुजलॉन सर एक टेक्निकल टर्म में लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, 120 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि अब ये मूविंग एवरेज क्या होता है, जो एकदम नए दर्शक हैं उनको भी बता दूं कि ये जो मूविंग एवरेज लाइन होती है कैंडल के वॉल्यूम के बेस पे बनती है। तो 120 दिन का मूविंग एवरेज लाइन बन के आ रहा है 53.70 का। इसके नीचे जब तक है तब तक ये बाजार, जो मेरे टारगेट्स इंटेक्ट हैं 44 रुपीज और 33 रुपीज के, तो मुझे लगता है कि अगर बाउंस मिलता है, अगर आपके लोअर लेवल की बाइंग है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आप लोगों को सस्ता जरूर मिलेगा। ओवरऑल लास्ट शो में भी मैंने कहा था 60 रुपए 90 पैसे का भाव कटने के बाद ही कोई तेजी ट्रिगर होगी, और उस दिन मेरे ख्याल से 58 रुपीज का आसपास का भाव था। तो ये जो बाउंस दे रहा है बाजार, ये सिर्फ आपको एग्जिट करने के लिए मौके दे रहा है, आगे सस्ता होने की उम्मीद है। बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ इसमें इन्वेस्ट मत करिए, एक बार सपने दिखा चुका है, 7 रुपए से 86 रुपए हो चुका है। विपुल जी आपने पूछा था कि ये 7 रुपए से 86 रुपए चला गया और फिर करेक्टिव हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो विपुल जी बाजार है, बाजार ना अपने 1-2 साल को आगे के डिस्काउंट करता हुआ चलता है, इसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर लिया था तो अब ये रीजनेबल रेट पे आ रहा है, बस बात ये है। तो अभी मतलब रीजनेबल रेट आपकी नज़र में क्या है, 30 रुपए? सर नहीं है तो 44 रुपीज के आसपास एक अच्छी एंट्री बनती है, और अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉल आता है तो 34-33 के आसपास जीटीडी बिड लगा के रखिए, गुड टिल कैंसिलेशन, तो आपका एवरेज 38 रुपीज का हो जाएगा, विच विल बी वेरी गुड बाइंग रेट। उसके बाद 30 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिर होल्ड करिए, हो सकता है फिर 61 रुपए कट जाए तो वापस से 86 रुपए के स्तर कटने मिले। अब बालाजी ने एकदम सही कहा कि ये 2-4 महीने का स्टॉक नहीं है, इसको 2-3 साल होल्ड करना पड़ेगा अगर पैसे डबल ट्रिपल करने हैं तो। चलिए, हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है और हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा मतलब जो है गंभीरता से काफ़ी लेते हैं। बिमल सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि इंट्राडे करने आए थे, शौक बड़ा निराला था, इंट्राडे करने आए थे, शौक बड़ा निराला था, स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, ये कैसा घोटाला था। अब वो शेयर हमारे गले का हार हो गया, 2 दिन का ट्रेड था, अब लॉन्ग टर्म प्यार हो गया। तो बहुत शानदार लिखा हुआ है कि 2 दिन का ट्रेड था, अब लॉन्ग टर्म प्यार हो गया। ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाए, फिर वो अगर लॉस बुक नहीं करना है तो फिर वो लॉन्ग टर्म प्यार हो जाता है। तो ये हमारे दर्शक शायरी के माध्यम से बिमल जी ने भेजा है, बहुत अच्छा बिमल जी, बहुत शानदार लिखा है आपने। इसी तरीके से अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी बातें और आप भेजते रहिए। चलिए हम जरा फटाफट अगली टिप्पणी पे। 2 कंपनियां हैं, बीएससी मैम आप देखिए, CDSL सर आप कहाँ पर है फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश जरा बताइए, क्योंकि अब इस सेगमेंट को भी करना होगा समाप्त। पहले हमारा मैम। बीएससी में आपको खरीदार करनी है तो 2300 और 2400 के लिए रुकिए, वेट करिए, बाउंस बैंक पे खरीदने की जरूरत नहीं है, और आसान है कि ये 2300 से 2200 के रेंज में आ जाएगा, वहां पर फ्रेश बैंक के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं अगर आप खरीदारी के बाद अलग से 3 से 4 क्वार्टर्स मिनिमम रखने में इच्छुक हैं तो। चलिए सर, आपकी टिप्पणी CDSL पर, और फिर से बाजार ने किया है बाउंस बैक, निफ्टी 850 के ऊपर, तो सपोर्ट को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है जी। सब देखते हैं क्या होता है। अमित सर। सर 1495 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है CDSL का, 1490 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है 1080 के आसपास एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं, कल के लिए ये BTST कैंडिडेट बन सकता है। कंडीशन ये है कि इसकी क्लोजिंग आज की 1068 के नीचे ना आए, 1080 के आसपास बाय करिए, 1068 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। कल BTST और टॉप गेनर की कैटेगरी में भी आ सकता है ये, 2550 और 1550 और 1580 तक के पोटेंशियल टारगेट हैं। ये बात निकल करके आई है यहाँ पर, यानी क्विक गेन वाला अच्छा कैंडिडेट लग रहा है BTST के लिए। हाँ, क्विक गेन के लिए अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। अगली टिप्पणी जो है एक जो है लेते हैं फटाफट, ज़रा देखिए, वो है चेन्नई पेट्रो। ये काफ़ी क्वेरीज है, धीरे धीरे करके चल रहा है, 950 के आसपास आ गया। मैम देखिए क्या करना चाहिए, अभी कोई अपॉर्चुनिटी है चेन्नई पेट्रो में? पिटाई हुई थी, फिर थोड़ी सी रिकवरी आ रही है? नहीं, अभी नहीं,
अभी लेने वालों के लिए ये बहुत जल्दी स्टॉप लॉस या फिर कम रिवॉर्ड देने की चांसेस हैं, तो अभी आप इसको थोड़ा सा और रुकिए। कुछ और दिन का अगर समय दिया तो ये 850 के आसपास मिलेगा आपको, वहां पर बिल्कुल खरीद सकते हैं। 850 से फिर आप 800 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मिनिमम 950 का एक पहला टारगेट, और फिर जो इसका पुराना 1100 के आसपास का सेकंड टारगेट वेट कर सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि आप बाइंग अच्छे भाव पर करने की कोशिश करें, करंट प्राइस से और 100 रुपए दूर है।